और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण, तीसरी से मुकाबले की तैयारी के साथ ही सरकार स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं पर जोर दे रही है। इसी के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी महापौर, स्थानीय निकाय अध्यक्ष और पार्षदों से ऑनलाइन संवाद किया। महापौर का जोर आधारभूत सुविधाओं पर था, तो मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से एक एक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को गोद लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेजी से बढ़ी थी, उतनी ही तेजी से घटती भी नजर आ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1175 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 136 लोगों की मौत भी हुई है। शुक्रवार को 3646 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। अब राज्य में कोरोना के 22,877 सक्रिय मामले बचे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में लगातार गिरावट जारी है। यूपी में इन दिनों 1200 से नीचे नए केस पहुंच गए हैं, तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी घटी है। अब तक 16,52,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। लखनऊ के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों को कोरोना काल में हुई कठिनाइयों पर चर्चा की गई। साथ ही व्यापारियों ने कोविड केस कम होने पर दुकान खोलने की मांग की है। डिप्टी सीएम ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करेंगे। सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम अन्य जो व्यापार मंडल से जुड़े जो संगठन हैं, उनके लोग यहाँ पर आए और उन्होंने कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान व्यापार में आ रही दिक्कतों के संबंध में अवगत कराया और उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलके वो जो व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याएं हैं उनको दूर कराने के लिए वो अपनी बातों को रखेंगे। आज जो लखनऊ से संबंधित, प्रदेश से संबंधित, कपड़ा व्यापार से संबंधित, व्यापार से संबंधित और तमाम अलग अलग व्यापारों से संबंधित जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर आए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात करने कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को वैक्सीनेशन के संबंध में एक ज्ञापन सौंपने पहुंचा था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात न होने पर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वो वैक्सीनेशन के विषय पर मिलना चाहते थे। राज्यपाल से 3 दिन पहले ही मिलने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन आज महामहिम ने मिलने से मना कर दिया। पहले से महामहिम राज्यपाल से समय हम लोगों ने लिया था। आज सवेरे एकाएक यहां जब हम ज्ञापन देना चाहते थे देश में वैक्सीनेशन के मुद्दों को लेकर, तो आज महामहिम राज्यपाल द्वारा हमारी वेदनाओं को, उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्याओं को सुनने से मना कर दिया गया। प्रदेश में आज से अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। अस्पतालों में कोविड नियमों के तहत मरीज ओपीडी में देखे जाएंगे। इस सर्विस के शुरू होने के बाद अस्पतालों में सामान्य ऑपरेशन भी किए जाएंगे। ओपीडी में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मरीज देखे जाएंगे। इसके अलावा एंटीबॉडी जांचने के लिए आज से सीरो सर्वे भी शुरू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के फैलाव और वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता का स्तर जानने के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू किया गया है। यह सर्वे 6 जून तक चलेगा। कोरोना काल में ओल जुलूल बयानों की फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। अब संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोरोना बीमारी नहीं, आजादे इलाही है। यह आसमानी आफत रोककर, गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने से ही खत्म होगी। बीजेपी सरकार ने शरीयत से छेड़छाड़ी नहीं बल्कि और भी तमाम जुल्म, ज्यादतियां की हैं, गलतियां की हैं। वो यही नहीं रुके। शफीकुर रहमान ने आगे कहा कि हमने पहले भी बयान दिया था कि कोरोना बीमारी सिर्फ नमाज पढ़कर माफी मांगने और दुआ करने से ही खत्म होगी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता, लेकिन हम इसका ये इलाज ये समझते हैं कि अल्लाह ताला, हम जब एक जगह बैठकर उसके दरबार में बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुआ मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे, तो वो अगर उसने माफ़ कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था, बोले नहीं, कोई जात नहीं दी जा सकती सब पर।
चाहे और भी बहुत से मामलात हों कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी ये पटरियों को बचा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए बसपा सुप्रीमो ने 2 करीबी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इससे भी शायद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सख्त संदेश नहीं गया। यही वजह है कि गोरखपुर सहजनवा के पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री देवनारायण उर्फ जीएम सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि देवनारायण का कहना है कि इस्तीफा बहुजन समाज पार्टी की गलत नीतियों के कारण दिया है। ये जानकारी खुद जीएम सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। बात करेंगे महोबा की, जहां जिले में हत्या के लिए उकसाने के मामले में निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं। आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। यह इनाम एडीजी प्रयागराज जोन ने घोषित किया है। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत शुक्रवार को रामपुर पहुंचे और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्तार अब्बास नकवी चमरवा के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने वहां की व्यवस्थाएं देखी और डॉक्टर से बात की। उसके बाद नकवी ने अधिकारियों संग इस कोरोना महामारी पर चर्चा भी की। पैरामेडिकल स्टाफ है, साइंटिस्ट हैं, सभी ने मिल करके इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुर्वेद ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आयुर्वेद के और जो हमारी वर्तमान में अंग्रेजी मेडिसिन है उसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। हिस्ट्री शीटर बदमाश मनोज सिंह को पुलिस अभिरक्षा से भागने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा भाजपा नेता नारायण सिंह के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी नोएडा से गिरफ्तार कर कानपुर लाया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता नारायण सिंह की जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्री शीटर बदमाश मनोज सिंह की मौजूदगी की सूचना पर नौबस्ता पुलिस ने बुधवार को एक गेस्ट हाउस में छापा मारा और मनोज को गिरफ्तार कर लिया था। मनोज सिंह को कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको छुड़वाने हेतु जो 12 व्यक्ति चिन्हित किए गए थे कानपुर पुलिस द्वारा, उनमें से एक व्यक्ति रणधीर सिंह तोमर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके अलावा आज नोएडा से अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर के कानपुर पुलिस ने जो है नारायण सिंह भदौरिया जो था किदवई नगर निवासी, उसको गिरफ्तार किया। उसके अलावा रॉकी यादव को गिरफ्तार किया और गोपाल शरण चौहान, इन तीनों की आज गिरफ्तारी हुई है। और बिकरू कांड में शामिल आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे लंबी बीमारी के चलते लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है। खुशी से मिलने के कारण कमलेश तिवारी पहुंची, जहां पहले तो किरण को खुशी से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद जब खुशी और किरण की मुलाकात हुई तो खुशी दुबे के आंसू छलक उठे। खुशी दुबे ने कहा कि मम्मी के नाम पर कार्ड में सिम इस्तेमाल की गई और मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। वजह तुमको फंसाने का क्या कारण बताया? कुछ अभी तक जानकारी हुई तुम्हें? क्या बताया है तुमको? इस मैटर के बारे में पता और मैं मुझे केस ठीक। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस कनेक्शन मामले में आज बाराबंकी जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस मामले में मुख्तार अंसारी को 14 जून को कोर्ट में तलब किया है। प्रभारी सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ वारंट भी जारी किया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि एम्बुलेंस मामले में फर्जी पते से रजिस्ट्रेशन में मुख्तार की भूमिका पाई गई है। मुख्तार के अनुसार साल 2013 से ही वो उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था। बताया जा रहा है कि बाराबंकी पुलिस की टीम ने बांदा जेल में जाकर मुख्तार से पूछताछ की थी। आपको बता दें, पुलिस ने इसी मामले में मऊ के संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अलका राय पर जालसाजी का मुकदमा भी दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे की दबंगाई का नमूना उस समय देखने को मिला जब उसकी अनियंत्रित तेज रफ्तार कार मोड़ पर लोडर से टकरा गई।
टक्कर के बाद बौखलाए दबंग बेटे ने गाड़ी के मालिक को लाठी से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रामचंद्र यादव अपनी लोडर गाड़ी से ड्राइवर के साथ शिवगढ़ कृषि रक्षा इकाई से लौटते समय रामपुर मोड़ के पास अचानक साइकिल सवार के सामने आ गए। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी सपा नेता के बेटे की कार से टकरा गई, जिसके बाद सपा नेता के बेटे ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। उनके पास एक मोड़ पे मैं हारन दिया, मेरी तरफ बाईं तरफ मेरे ड्राइवर ने हारन दिया, बाईं तरफ जो है आदमी आ गया साइकिल सवार, उसको बचाने की तरफ मेरा ड्राइवर दाहिनी तरफ काट दिया। ये लहराते हुए आए, मेरी गाड़ी में ठोंक दिए, जबरदस्ती मारने लगे। फतेहपुर जिले के जाफरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बीमार महिला को ससुराल वालों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने भूत प्रेत का साया मानकर 2 तांत्रिकों को अपने घर बुलाया, जिसके बाद तांत्रिकों ने महिला को गर्म चिमटे से पीटा। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बुआ की हालत खराब है, तो एक तब पता चला हमें कि इसको रात में मारा है 6 बजे तांत्रिकों के चक्कर में, और हमें कोई खबर नहीं हुई। अगर कोई दिक्कत है बहन को मेरी या किस चीज की, तो कम से कम मुझे खबर करना चाहिए। इन्होंने मुझे खबर कुछ नहीं दिया। अगर लड़का मेरा नहीं जाता पारीपुर की तरफ, तो शायद हम लोगों को मालूम ही नहीं पता चलता। ऐसा क्यों किया गया? 2 थाना क्षेत्र जाफरगंज सुरेंद्र कुमार द्वारा अपनी पत्नी का तंत्र मंत्र के द्वारा इलाज करने के लिए किसी तांत्रिक को बुलाया गया था। तांत्रिक द्वारा इलाज के दौरान महिला के हाथ और पैरों में किसी गर्म से चोट पहुंचाई गई, जिसकी जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा महिला को अभिनव चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए अस्पताल भिजवाया गया। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान का मसला उठाया है। वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुरान का एक नया मॉडल तैयार करके भेजा है। साथ ही अपील की है कि प्रधानमंत्री इस कुरान को अब सभी मदरसों में पढ़वाएं। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर जेल में एक कैदी की मौत के बाद कैदियों ने बवाल कर दिया। उन्होंने पथराव और तोड़फोड़ के बाद जेल के अस्पताल में आग लगा दी। हालात बेकाबू होने पर पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के कई गोले छोड़े। इसी दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। बेकाबू कैदियों के सामने जेल प्रशासन बेबस नजर आया। मामला बढ़ता देखकर वाराणसी जोन के प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए और ड्रोन कैमरे से जेल के भीतर नजर रखी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच लोगों को आज राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में चेतावनी भी दी गई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। 6 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वाराणसी, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी और गोंडा से, जहां जोरदार बारिश हुई। ऐसे लोगों के मन में यास का डर देखने को भी मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 99 लोगों की मौत के बाद सरकार ने आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने गुरुवार को 10 उप आबकारी आयुक्तों के तबादले एक साथ कर दिए। इससे पहले अलीगढ़ में पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया गया था, जिसमें जिले में एक दिन में ही 514 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया था। ये पुलिसकर्मी सालों से एक ही थानों में जमे हुए थे। माना जा रहा है कि लंबे समय तक जमे पुलिसकर्मियों का क्षेत्रीय शराब माफिया और तस्करों से कोई न कोई कनेक्शन बना रहता है। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नौथानी ने तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इसके साथ ही 13 मेडिकल अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। ये सभी ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने शराब बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यहां देसी शराब की दुकान का लाइसेंसधारी घर में शराब बेच रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मौके से पुलिस ने आरोपी के भाई को 31 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव दुल्हेरा के पास आरोपी के भाई की दुकान है, जहां से वो शराब लाकर व्यापार करता था। हालांकि अभी आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है।
अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद शराब माफियाओं की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अमरोहा के थाना धनोरा की शेरपुर चौकी के क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर छापेमारी करते हुए 150 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की। साथ ही मौके से 12,000 लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में हुए कांड के बाद यहां पुलिस ड्रोन कैमरे से अवैध तस्करों पर नजर रख रही है। ड्रोन कैमरे से अवैध शराब तस्करों पर भी पुलिस की निगरानी जारी है। पुलिस ने 150 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया। मौके से 12,000 लीटर लहान भी नष्ट किया गया है, जिसका इस्तेमाल कच्ची शराब बनाने में किया जाता है। और अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अब जो खौफ है वो भी देखा जा रहा है। अलीगढ़ में जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हुई थी, इसके बाद अमरोहा में भी कार्रवाई हुई है। नेताओं के कारनामे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि एक और पार्टी के आलाकमान प्रदेश सरकार पर लगातार ट्वीट करके हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी गमछे के साथ अखिलेश यादव के गाने पर बार बालाओं के साथ अश्लील डांस हो रहा है। ये तमाम कोशिशों पर पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। जरा साइड दीजिए। नेताजी मंच पर हैं, नाच रहे हैं, मस्ती और रंगीनियत में गुम हैं, ठुमके लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये कोई फिल्मी तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव की, जो अपने साले की शादी में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं, जिन्हें ना कोविड प्रोटोकॉल के नियम याद हैं और ना ही समाज की कोई चिंता। अगर याद है तो बस डांस के स्टेप। शायद नेताजी ने कोरोना काल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है कि जिंदगी है तो अभी है, फिर कभी नहीं। नेताजी कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो तो नहीं कर रहे, लेकिन डांस के एक एक स्टेप को पूरी तन्मयता के साथ फॉलो कर रहे हैं। जहां एक और मंच पर बार बालाओं के साथ नेताजी अतरंगी ठुमके लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीचे खड़े उनके सैकड़ों समर्थक इसका लुत्फ उठा रहे हैं। न किसी को मास्क की चिंता है, न किसी को कोरोना का डर है। आपको बता दें कि शैलेंद्र यादव वार्ड संख्या 17 जिला पंचायत सदस्य रेणु यादव के पति हैं, जो मास्क लगाना तो भूल गए, लेकिन बार बालाओं के बीच पार्टी का सफाई गमछा लहराना नहीं भूले। भैया के बात नाच हो, अब की बनाई अखिलेश। जहां एक और समाजवादी पार्टी के आला कमान अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में सरकार को कोरोना की दुहाई देते हुए घेरते रहते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं, सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, लगातार सवाल उठाते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता मस्ती की चकाचौंध और शोर के बीच बार बालाओं के साथ मस्त हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि नेताजी आज और अभी के परम सुख में हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और मास्क तो भूल ही जाइए। जश्न में मौत को दावत देती ये लापरवाही भरी तस्वीरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इस बात का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। पूरा देश कोरोना महामारी से अभी उबर भी नहीं पाया है। लोगों की मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह समाजवादी पार्टी के छुटभैया नेता डांस की महफिल की रंगीनियत का मजा लूट रहे हैं। इन्हें न गरीबों की आवाज सुनाई देती है, न ही उनकी आहें। बस याद रह गया है तो डांस के स्टेप और सफाई गमछा, जो कि इस समय नेताजी के गले में नहीं हवा में है। अखिलेश भैया के बात नाच हो, अब की बनाई अखिलेश जी के ताज हो। अखिलेश भैया के बात नाच हो।
गुटबाजी की हुई है तो वो तो आएंगे। पूरा कारनामा एसपी दिनेश कुमार तक पहुंचा। एसपी ने कोविड गाइडलाइन का पालन न करने का हवाला देते हुए और अश्लील डांस करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। थाना कैंपेरगंज क्षेत्र में एक शादी समारोह में कुछ लोग अश्लील डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में जांच किया गया है। उस तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया है। जो भी उसमें शादी समारोह जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है और अश्लील डांस जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है और जिन्होंने भी वहाँ पे वहाँ नाचा है और कोविड अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है, उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया। इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बात बिल्कुल स्पष्ट है और दो टूक भी। अगर इसी तरह कोरोना के नियमों की दिन दहाड़े धज्जियां उड़ती रहीं तो कोरोना की तीसरी लहर की त्रासदी को कोई नहीं रोक पाएगा। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।